नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि मंडी रियासत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक की जो लेखक है, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस पुस्तक को जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक तो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट और दूसरी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो बुक है वो लिखी है विक्रम कायस्थ। किसने लिखी है? विक्रम कायस्थ। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर बात करें कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक की, तो इसको लिखा गया है एम.एस. रंधावा के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा। तो इन्होंने लिखी है बहुत ही बेहतरीन बुक आपकी कांगड़ा पेंटिंग। अगर आप भी एचबीटेट नवंबर में अपना एचबीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि आपको जो क्लास लाइव मिलेगी वो सेम एज इट इज़ रिकॉर्डेड भी 499 में मिलने वाली है। और साथ में इस बैच के साथ आपको मिलने वाले हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिस हैंड रिटन नोट से हजारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को पहले भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो जुड़िए 7876145409। और आपको यहाँ पे 4 से 5 टीचर इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। बहुत बेहतर तरीके से हर एक सब्जेक्ट बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे एम.एस. रंधावा, तो इन्होंने बुक लिखी है कौन सी? कांगड़ा पेंटिंग। अच्छा, आप बोलेंगे कि ऑप्शन में यहाँ पे नाम दिया है ए.पी.एफ. हारकोट। अगर बात करें ए.पी.एफ. हारकोट की, तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो लिखी है कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति, जो कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो बुक है वो लिखी है आपकी किसने? ए.पी.एफ. हारकोट ने। इस बात को आपने याद रखना है। और इनके द्वारा एक बुक बहुत जो फेमस बुक है इनकी, एक तो इनकी कुल्लू और लाहौल स्पीति है, दूसरी इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के जो लेखक है वो है ए.पी.एफ. हारकोट। अच्छा, नाम आपको राम राहुल ऑप्शन में दिख रहा होगा, और अब राम राहुल का नाम दिख रहा है तो ये महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा। राम राहुल के द्वारा एक बुक लिखी गई है हिमाचल बॉर्डरलैंड। तो हिमाचल बॉर्डरलैंड जो पुस्तक है वो राम राहुल जी के द्वारा लिखी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अब हिमाचल की कुछ किताबें जो परीक्षाओं में, हिमाचल की परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, जैसे कि आपका हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। और तो जिस व्यक्ति ने हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक पुस्तक लिखी है उन्हीं के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश का परिचय एक बुक लिखी गई है। तो ये दोनों पुस्तकें लिखी है देवराज शर्मा। क्या बोलेंगे? देवराज शर्मा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक और हिमाचल प्रदेश परिचय जो पुस्तक है वो लिखी है देवराज शर्मा ने। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात आपको अच्छे से पता चल गई। उसी प्रकार एक पुस्तक है हिमाचल पॉलिएंड्री। अगर बात करें हिमाचल पॉलिएंड्री की पुस्तक की, तो ये लिखी है डी.एन. मंजुमदार। देखो, ये बहुत ज़्यादा टेट में पूछी जाती है हिमाचल पॉलिएंड्री। तो हिमाचल पॉलिएंड्री पुस्तक जो लिखी है वो डी.एन. मंजुमदार ने लिखी है। और अगर बात करें पॉलिएंड्री इन हिमालयाज की, तो हिमाचल पॉलिएंड्री अलग है, लेकिन अगर पॉलिएंड्री इन हिमालयाज पूछा है तो लिखे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इस बात को आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा एक पुस्तक जो टेट परीक्षाओं में बहुत चर्चा में रहती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक लिखी है शांता कुमार ने। और इसके साथ एक पुस्तक और है, और उस पुस्तक की अगर बारे मैं आपको बताऊं तो वो है आपकी तारिक-ए-रियासत सिरमौर। तो तारिक-ए-रियासत सिरमौर जो पुस्तक है वो लिखी है राजा रणजौर सिंह ने। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, बातों को बहुत बेहतर तरीके से याद रखना पड़ता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुल्लू रियासत के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं। अगर बात करें कुल्लू रियासत की संस्थापक की, तो निम्नलिखित में से यहाँ पे जो कुल्लू रियासत की संस्थापक है वो है आपकी विहंग मणिपाल। अच्छा, विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू रियासत की स्थापना की जाती है। इस बात को आपको पता भी चल गया होगा कि विहंग मणिपाल संस्थापक थे किसके?
कुल्लू रियासत के। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी कुल्लू रियासत है उसकी राजधानी जो है वो जगतसुख से नंगर किसके द्वारा बनाएंगे। तो पहले इसकी राजधानी कुल्लू की राजधानी जगतसुख हुआ करती थी, लेकिन जगतसुख से इसको नंगर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो जगतसुख से नंगर के लिए जो ट्रांसफ़र किया था वो किया था कुल्लू के राजा विशुद्धपाल। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे विशुद्धपाल जी के बारे में। तो विशुद्धपाल कुल्लू रियासत के एक राजा थे, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और विशुद्धपाल के द्वारा जो कुल्लू की राजधानी है इनके बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है कि जगतसुख से नंगर के लिए क्या की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि नंगर से आपका सुल्तानपुर के लिए कुल्लू की राजधानी किसके द्वारा स्थानांतरित की गई, मतलब ट्रांसफ़र की गई। तो कुल्लू की राजधानी नंगर से सुल्तानपुर कब स्थानांतरित हुई ये भी याद होना चाहिए, 1660 में। तो ये स्थानांतरित की थी आपके जगत सिंह ने। भाई अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है। और जगत सिंह की बात करूं, जगत सिंह जो है वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा है। इस बात को आपने याद रखना कि सबसे शक्तिशाली राजा थे कुल्लू रियासत के आपके जगत सिंह। और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जगत सिंह की बात करूँ तो इनको औरंगजेब के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। तो राजा की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी, तो राजा की उपाधि जो है वो कुल्लू के राजा जगत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा, कुल्लू के एक राजा थे मान सिंह। तो याद रखना, मान सिंह की अगर बात करें तो कुल्लू के ऐसे राजा थे मान सिंह जिसने क्या किया था। अगर मान सिंह की बात करें तो मान सिंह ने जो है वो मंडी पर आक्रमण किया था और द्रंग में नमक की खानों समेत पूरे क्षेत्रों में क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। तो आप जानते हो कि जो मंडी है, मंडी में जो आपका गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खाने हैं वहाँ पर जो है वो क्या किया था, आपका जो कुल्लू के राजा मान सिंह थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो है वो पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। तो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं रघुनाथ जी की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है वो किसके शासनकाल में इसको अयोध्या से कुल्लू लाया था, तो ये भी राजा जगत सिंह, जो कि कुल्लू रियासत के, कभी नॉर्मल क्वेश्चन टेट में आता है कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल राजा कौन थे, तो राजा जगत सिंह। अच्छा, ये बात तो हम इनके बारे में अभी पीछे भी कर चुके हैं। इनका शासनकाल जो था वो 1637 से 1672 के आसपास था। इस बात को भी आप बेहतरीन तरीके से याद रखोगे। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका जगत सिंह थे इन्होंने जो है वो बाहरी सराज क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। तो कुल्लू के वो राजा जिन्होंने बाहरी सिराज का जो क्षेत्र था उस पर भी कब्जा किया था, तो वो राजा जगत सिंह थे। इनके समय ही जो है वो कुल्लू से जो है वो अयोध्या से जो है वो श्री राम की प्रतिमा को, रघुनाथ जी जो भगवान है उनकी प्रतिमा को कुल्लू लाया गया था। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनके शासनकाल में ही 1653 में किसने लाई थी, तो दामोदर दास ने। कब लाई थी ये प्रतिमा, तो 1653 में इस प्रतिमा को लाया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक है। और ये जो मूर्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है और यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर भी है। और यहीं पर जो है वो 1660 के आसपास कुल्लू का दशहरा भी शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कुल्लू का जो दशहरा है वो 1660 में शुरू किया गया था। कुल्लू के कहाँ पे, तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है इस बात को। और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला, अगर मैं इसको कहूँ अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है आपका कुल्लू का दशहरा। इसके अलावा आपकी मंडी की शिवरात्रि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी की शिवरात्रि को मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध जास्कर श्रेणियां पड़ती है। अगर बात करें फेमस जास्कर रेंजेस की, जास्कर रेंजेस फॉल्स की, तो ये कहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जास्कर रेंजेस की बात करें तो जास्कर रेंजेस जो है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। आपकी जो ग्रेटर हिमालयज है इनके अंतर्गत आती है आपकी जास्कर रेंजेस। अच्छा, जास्कर रेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया। जास्कर रेंजेस की अगर बात करें तो इसकी हाइट जो 5000 से 7000 मीटर के बीच में है। इस बात को आपने याद रखना है। एवरेज हाइट बोलूँ तो 6000 मीटर के आसपास है। तो अगर जास्कर रेंजेस की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा
पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला किस रेंज में आती है। आपको ये तो पता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला किस रेंज में आती है। तो ये आती है आपके जास्कर रेंज में, जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूँ शिल्ला की, तो शिल्ला की हाइट जो है वो 7025 मीटर है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी जास्कर रेंजेज है, अगर जास्कर रेंजेज की बात करें तो जास्कर रेंजेज क्या करती है, तो ये जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करने वाली रेंज तो है आपकी ट्रांस हिमालय का ही भाग है जास्कर श्रेणी, तो ये हुआ है आपकी जास्कर श्रेणी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हिमाचल जो है 3 भागों में जो है वो विभाजित इसको किया गया है। पहला है आपका शिवालिक रेंजेज। शिवालिक रेंजेज की जो ऊंचाई है वो 350 से 1500 मीटर के आसपास है। और दूसरा, यहाँ पे अगर शिवालिक रेंजेस की बात करें, दूसरा है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर के आसपास है। और तीसरा जो आपका है वो है आपका ग्रेटर हिमालय, जो कि 4500 से 7000 के आसपास है। इस बात को आपने याद रखना है। 3 प्रकार के हिमालय है, लेकिन हिमाचल का वो कौन सा जिला है जो पूरा का पूरा आपका शिवालिक रेंजेस के अंतर्गत आता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, तो वो है ऊना। ऊना जिला जो है वो शिवालिक के अंतर्गत पूर्ण रूप से आता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपका जो शिवालिक हिमालयाज है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मानक पर्वत, क्या बोलेंगे, इनको मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरे हिमालयाज आपकी आंतरिक हिमालय, जिसको आप जो है इनर हिमालयाज भी कहते हैं, भीतरी हिमालय भी कहते हैं। तो अगर बात करें आंतरिक हिमालय की, तो इसकी ऊंचाई 1500 से 4500 है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की श्रेणी आती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मध्य हिमालय है वो कितने प्रकार की श्रेणियों में बटा है, तो ये आपका धौलाधार और पीर पंचाल, इसकी ऊंचाई है 1500 से 4500 मीटर। ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। शिवालिक को मैनाक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मौलाक बोलते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो एक मैनाक है, दूसरा क्या है, मौलाक है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें देखो परीक्षाओं में काम आने वाली है, इस बात को आपने याद रखना है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत डिटेल से देखिए, हम हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है, अगर हर एक वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपका टेट परीक्षा यहीं से क्लियर होने वाली है। अगला है कि पब्बर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ पब्बर नदी की, तो पब्बर नदी तो पहले तो वो टॉस की सहायक है हिमाचल में, और टॉस किसकी सहायक है, यमुना की। तो सीधा सीधा ये कनेक्टेड है। तो टॉस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, टॉस यमुना की सहायक है, इस बात को आप याद रखना है। इसके अलावा यमुना नदी की और कौन कौन सी सहायक नदी है। अच्छा, पब्बर की ये भी बता दीजिए कि कहाँ से निकलती है। तो पब्बर नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चंद्रनाहन झील से निकलती है। तो पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर टॉस की सहायक है, और टॉस जो है वो यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें यमुना की सहायक नदी की, तो यमुना की सहायक नदी हो गया आपका टॉस। टॉस यमुना की सहायक है। टॉस के अलावा गिरी, सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी है गिरी नदी। ऐसे गिरी या गिरी गंगा भी कई बार कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये गिरी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो गिरी नदी शिमला जिले के कुप्पड़ चोटी से निकलती है। तो कुप्पड़ चोटी कहाँ पड़ती है, तो शिमला जिले की जुब्बल लंगर की कुप्पड़ चोटी वहीं पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सिरमौर जिले को सीसगिरी और ट्रांसगिरी 2 भागों में बांटती है। तो सिरमौर जिले को सीसगिरी और ट्रांसगिरी 2 भागों में बांटने वाली जो आपकी नदी है वो है आपकी गिरी नदी। गिरी नदी के अलावा आपका जलाल नदी, जलाल जो है वो गिरी की एक सहायक है, और गिरी खुद किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका आंध्रा हो गया, असनी हो गया, बाटा हो गया, पब्बर हो गया, पटसारी हो गया, ये सारी की सारी लास्ट में यमुना में जाके मिलती है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का जो पाउंटा साहिब शहर है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पाउंटा साहिब शहर जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी है, और इसीलिए वहाँ का नाम, वहाँ का पाँव टिका था
था गुरु गोविंद सिंह जी का, इसलिए वहाँ का नाम शायद पॉन्टिका है, और पॉन्टिका के बाद वहाँ का नाम पांवटा पड़ा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पांवटा साहिब शहर किस नदी के किनारे है। तो पांवटा साहिब शहर वही है जहाँ पर ऋषि कल्पी मेमोरियल, बहुत बार टेट में ये क्वेश्चन आया है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं कि ऋषि कल्पी मेमोरियल कहाँ पे है। तो ऋषि कल्पी मेमोरियल पांवटा साहिब शहर में है, जहाँ पर आपकी यमुना नदी है। तो यमुना नदी मात्र हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर के आसपास बहती है। आती कहाँ से है, तो यमुना की बताता हूँ। तो यमुना जो है वो आपकी बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से आती है। तो याद रखना, बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से आती है। और हिमाचल प्रदेश में खोदर माजरी नामक स्थान जो कि सिरमौर में है, खोदर माजरी में हिमाचल में प्रवेश करती है, और हिमाचल के सिरमौर में ही ताजीवाला नामक स्थान को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आप इनको एक एक बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत डिटेल से नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो हिमाचल का वो जिला जो क्षेत्रफल जिसका सबसे कम है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपको सबसे कम लग रहा होगा, तो आप बताइए कौन सा हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मेरे को देंगे, क्योंकि अगर ये आपको पता होना चाहिए। अगर तो बोले हिमाचल का, तो यहाँ पे हिमाचल तो दिया, यहाँ तो निम्न में से बोला है, तो ये हड़बड़ाने वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अच्छा, बात करें तुंडा वन्यजीव अभयारण्य की, तो तुंडा वन्यजीव अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है, तो तुंडा जो है आपका चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, तुंडा चंबा में है। तुंडा के अलावा आपका श्रीचत्व नाला, श्रीचत्व नाला भी आपका चंबा में है। कुगती भी आपका चंबा में है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। काला टॉप खजियार भी चंबा में है, और गैमगुल सिहा वेवी भी कहाँ पे है, चंबा में है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली है। हर एक बात आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए, ये तो चंबा की मैंने आपको बताया। चंबा के अलावा आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कुल्लू में कौन कौन से है। ये चंबा और कुल्लू दो ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपकी कुल्लू की बात करेंगे तो कुल्लू में जो है आपकी कुल्लू की बात करूँ तो कुल्लू में आपका कायस वन्यजीव अभयारण्य है। कायस के अलावा कन्वर हो गया, कन्वर के अलावा कोखन हो गया, कोखन के अलावा मनाली हो गया, मनाली के अलावा सेंज हो गया, सेंज के अलावा तिरथन हो गया, तिरथन। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, कन्वर, कोखन, मनाली, सेंज और तिरथन, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं और डिटेल से याद रखने हैं, तब जाके बात बहुत बेहतर तरीके से बनने वाली है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए कि कौन सा कहाँ पे है, आपका कायस कहाँ पर है, कन्वर कहाँ पर है, कोखन कहाँ पर है, सेंज कहाँ पर है, तिरथन कहाँ पर है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शिमला की भी बात कर लेते हैं। शिमला में अगर बताना चाहूँ तो दरान घाटी 1 और दरान घाटी 2 वन्यजीव अभयारण्य है। शिमला में ही आपका तालदरा वन्यजीव अभयारण्य है, और शिमला में ही आपका शिमला में ही आपका शिमला जलग्रहण जो है वो क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए क्वेश्चन तो भाई देखो, जो हमारी पिछली सीरीज है उन सीरीजों में मैं बहुत बार करवाते आ रहा हूँ, और देखिए अगर कुछ नए बच्चे टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दोबारा भी इनको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आप पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। देहर जो है वो आपकी ब्यास की सहायक नदी है, और ऑप्शन में ब्यास तो था ही नहीं, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज में भी कभी कभार आंसर पहुंच जाता है। माफ़ी चाहूँगा। तो देहर जो है वो किसकी सहायक है, आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, देहर आपकी यमुना की सहायक है, ये बात आप बिल्कुल, सॉरी किसकी, ब्यास की सहायक है, ये बात आप बिल्कुल समझ गए। देहर की ब्यास की सहायक है। इसके अलावा और ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो ब्यास की पार्वती ब्यास की सहायक है। तो यहाँ पे देहर के अलावा पार्वती ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, आपकी सोलंग ब्यास की सहायक है, आपकी मनालसू ब्यास नदी की सहायक है, फोजल ब्यास की सहायक है, सरवरी नदी ब्यास की सहायक है,
देहर ब्यास की सहायक है, हंसा नदी ब्यास की सहायक है, जीवनी हो गया, सुकेती हो गया, सेंज हो गया, ये सारी की सारी ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि अगर आपकी 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्यास की एक बात और करते हैं कि ब्यास नदी की जो लंबाई है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें रूपा घाटी की, तो रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, रूपा घाटी आपकी किन्नौर में है। रूपा घाटी के अलावा किन्नौर में एक ही बसपा घाटी भी है। अगर बसपा घाटी की बात करें तो इसको सांगला घाटी कहते हैं, बहुत बार इसके बारे में डिस्कस करवा चुका हूँ। ये क्या जो किन्नौर का जो छितकुल गांव है वो भी इसी घाटी में पड़ता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बसपा घाटी क्यों कहते हैं, तो याद रखना कि जो सांगला घाटी, इसको बसपा घाटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो बसपा नदी द्वारा निर्मित है ये घाटी, ठीक है। और ये सबसे सुंदर घाटी है हिमाचल प्रदेश की, इसीलिए इसको बसपा घाटी। किन्नौर में ही रिबा घाटी भी है, जिसको अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, डिटेल से याद रखना है, हर एक बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में क्यारदा-दून घाटी है, जिसको पौंटा घाटी भी कहते हैं। सोलन की बात करेंगे तो सोलन में आपका दून घाटी है, सपरून घाटी है, कुनिहार घाटी है, सरसा घाटी है, अश्विनी घाटी है, गंबर घाटी है। तो ये सारी की सारी घाटी कहाँ पे, सोलन में है। तो ये सारी की सारी घाटी आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से याद हो गई होगी। लाहौल स्पीति में है लिंगटे घाटी, मटुआ घाटी, पट्टन घाटी, पीन घाटी और चंद्रा घाटी। तो लाहौल स्पीति की भी आपको हर एक घाटी याद रखनी है। अच्छा, मंडी की भी बता दीजिए। तो मंडी में है चौहार घाटी, चौंतरा घाटी, इमला बिमला घाटी। तो चौंतरा, चौहार और आपकी इमला बिमला, तो ये सारी की सारी कहाँ पे, मंडी में है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ बंग्याणी, जय शरगुल महाराज, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश, नए उमंग के साथ। हर हर महादेव।